Hello students, welcome back in our chapter India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में हामिर देव चौहान को पढ़ा था कि हामिर देव चौहान जो है वो राजपूत रूलर था। कहाँ का? रणथंबोर का। हामिर देव चौहान जो है वो राजपूत रूलर था। कहाँ का था? रणथंबोर का, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। हामिर देव चौहान कहाँ का था? रणथंबोर का। कैसा था? पावरफुल एंड ब्रेव। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको क्या करता है? डिसीव करता है। Defeated him by bribing रणमल एंड रतिपाल। ठीक है, तो ये कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि हामिर देव चौहान जो है उसको अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे हराया था। रणमल और रतिपाल जो इसके कमांडर्स थे जो अलायंस के लिए जाते हैं उनको ब्राइब करके, और हामिर देव चौहान को इन्होंने हराया जब उसका कौटी यज्ञ का लास्ट डे यानी मौन व्रत चल रहा होता है उस टाइम। अब आज हमें डिस्कस करना है महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा तो हम अकबर के साथ पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से महाराणा प्रताप जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी था। इसने बिल्कुल भी अपना सर जो है उसके सामने नहीं झुकाया। किनके? मुगलों के सामने। यानी अगर हम कहें तो महाराणा प्रताप वो राजपूत रूलर था जिसने कभी भी किसी की जो है सॉवरेनिटी जो है वो स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो शासक है जिसने आज मरते दम तक किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो देखते हैं हम 1572 में ये शासक बने यानी राजगद्दी पर बैठे। कहाँ की? मेवाड़ की। और 1597 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने अपने शासन काल में बहुत बुरी स्थिति को भी देखा। इनकी हालात जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। जब ये वन में भटक रहे थे दर दर, तो इनका बेटा जो है अमर सिंह वो उसके लिए घास की रोटी बनाई जाती है। वो घास की रोटी भी जो जंगली बिलाव होता है वो ले जाता है। तो ये मजबूरन उसको रोता हुआ देखकर जो है एक बार ये सोच लेते हैं मन में कि अब वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन बाद में इनको जो है अपने आप अंदर से आत्मसम्मान जागता है और ये फिर से दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि नहीं, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी दृढ़ संकल्प को इन्होंने मरते दम तक निभाया भी। तो चलो हम शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से अकबर ने इनको अपनी स्वाधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रयास किए, लेकिन सब कुछ उनका निरर्थक रहा। महाराणा प्रताप वाज बोर्न ऑन संडे 9 मई 1540 AD। विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है
कि ये 57 साल आगे चलती है, विक्रम संवत जो है 57 ईयर्स आगे चलती है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हमें बताया गया है रविवार 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। विक्रम संवत था 1597 का, महीना था ज्येष्ठ और शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म हुआ। कहाँ? इन बादल महल ऑफ कुंभलगढ़, फोर्ट कटारगढ़ जिसको कहा जाता है। तो कहाँ जन्म हुआ महाराणा प्रताप का? कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ, जिसको कटारगढ़ का किला भी कहा जाता है, यानी कुंभलगढ़ के किले को कटारगढ़ का किला भी कहा जाता है। प्रताप वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह। प्रताप जो है वो उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। His mother's name was जयवंता बाई and she was the daughter of पाली किंग अखेराज सोनगरा चौहान। और प्रताप की माँ का नाम जयवंता बाई था, जो कि पाली के राजा अखेराज सोनगरा, जो कि चौहान शासक था, उसकी बेटी थी। द चाइल्डहुड ऑफ महाराणा प्रताप पास्ड इन कुंभलगढ़ फोर्ट। अब देखिए, कुंभलगढ़ के किले में बादल महल में जन्म हुआ, तो बचपन भी उसी कुंभलगढ़ के किले में बीता। महाराणा प्रताप गॉट मैरिड टू अजबदेव पंवार इन 1557 AD। अब देखिए, 17 वर्ष की उम्र में ही महाराणा प्रताप का विवाह जो है वो अजबदेव पंवार से हो जाता है। She gave birth to अमर सिंह on 16 मार्च 1559 AD। और 1559 में यानी विवाह के 2 वर्ष बाद इनके घर अमर सिंह का जन्म होता है। किनके घर? महाराणा प्रताप और अजबदेव पंवार के घर। यस। When Maharana Pratap was 32 years old, his father died on 28 February 1572 AD in Gogunda on festive holiday। अब देखिए कि महाराणा प्रताप जब 32 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मौत हो जाती है। कब? 28 फरवरी 1572 को। और कहाँ होती है? गोगुंदा में एक उत्सव का हॉलिडे चल रहा होता है, यानी त्योहार की छुट्टी चल रही होती है। उसी त्योहार के दिन जो है मृत्यु हो जाती है। किसकी? महाराणा प्रताप के पिता की। और पिता कौन? उदय सिंह। उदय सिंह वाज क्रिमेटेड इन गोगुंदा इटसेल्फ। अब उदय सिंह का दाह संस्कार जो है वो कहाँ कर दिया जाता है? गोगुंदा में ही कर दिया जाता है। और वहीं पर 28 फरवरी को ही, सेम डे ही, महाराणा प्रताप जो है उनका राज्याभिषेक भी कर दिया जाता है। On 28 February 1572 AD, the lords and people of Mewar enthroned him in the form of Maharana at a place named Mahadev Bawdi, situated in Gogunda। ये स्पेलिंग गलत है, ये गोगुंदा। देखिए, अब उसी दिन जिस दिन उदय सिंह की मौत होती है 28 फरवरी 1572 को ही, सेम डे ही जो लॉर्ड्स जो थे और मेवाड़ के जमींदार और जनता जो थी, उन्होंने क्या किया? मेवाड़ के राज सिंहासन पर महाराणा प्रताप को बिठा दिया। किस स्थान पर राज्याभिषेक हुआ? गोगुंदा में महादेव बावड़ी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है। जगमाल, हु वाज nominated as the successor by Maharana Uday Singh, was deprived of throne by the elderly lords of Mewar। अब देखिए, यहाँ पर भी एक विरोधाभास होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। क्या होता है कि महाराणा प्रताप एल्डेस्ट सन थे उदय सिंह के, लेकिन उदय सिंह जो है वो अपनी दूसरी रानी के प्रभाव में आकर उसको वचन देकर क्या करते हैं? जगमाल, दूसरी रानी से अपने बेटे जगमाल जो है उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं उदय सिंह। लेकिन जो बड़े जमींदार होते हैं, जो एल्डरली लॉर्ड्स जो होते हैं मेवाड़ के, वो इस बात को मानते नहीं हैं। और इस चीज से बचने के लिए, इस कॉन्ट्रास्ट से बचने के लिए उसी दिन जो है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं और जगमाल को डिप्राइव कर देते हैं, सिंहासन से वंचित कर देते हैं। आगे, इन 1570 AD नागौर कोर्ट ऑफ अकबर वाज हेल्ड। अब देखिए, 1570 में
अकबर का नागौर में दरबार लगा और उस दरबार में क्या हुआ था, बहुत सारे राजपूत जो है वो शामिल हुए और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। Which most of the Rajputs excluding मेवाड़ accepted the sovereignty of अकबर। और इसमें क्या हुआ, ये जो नागौर में दरबार लगा अकबर का, इस दरबार में सभी राजपूत शासकों को इनवाइट किया गया और छोड़कर मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को बाकी सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब देखिए अकबर जो है महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए या अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए क्या करता है, 4 जो है ग्रुप भेजता है प्रताप के कोर्ट में, ठीक है, ताकि वो उसको कन्विंस कर सके और अकबर की अधीनता स्वीकार करवा सके। लेकिन चारों ही ग्रुप क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं और अकबर की अधीनता जो है महाराणा प्रताप स्वीकार नहीं करता है, उन ग्रुप्स को वापस लौटा देता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप जाते हैं। अकबर सेंट फॉर 4 ग्रुप्स इन प्रताप्स कोर्ट टू फोर्स हिम एक्सेप्ट हिज सॉवरेनिटी, कि अकबर जो है 4 समूह जो है प्रताप के कोर्ट में भेजता है उसको जबरदस्ती अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। फर्स्ट ग्रुप में जाता है जलाल खान। जलाल खान को प्रताप के कोर्ट में भेजा जाता है नवंबर 1572 को, लेकिन इसको रिजेक्ट कर देता है प्रताप की नहीं करनी मुझे उसकी स्वाधीनता स्वीकार, मैं आज़ाद ही अच्छा हूँ, और उसको वापस लौटा देता है। अब दूसरा ग्रुप जो है, देखिए पहला ग्रुप जाता है नवंबर 1572 में, दूसरा ग्रुप जो है वो जाता है 7 महीने के बाद जून 1573 में फिर से जाता है। कौन जाता है, मान सिंह जाता है, अब की बार आमेर का शासक, लेकिन वो भी प्रताप को कन्विंस नहीं कर पाता है। इसके बाद तीसरे ग्रुप में भगवान दास जाता है आमेर का और इसको भेजा जाता है अक्टूबर 1573 में। देखिए जून के बाद अक्टूबर में भेज दिया जाता है, यानी 10वें महीने में, तो 4 महीने के बाद ही भेज दिया, लेकिन भगवान दास जो है वो भी कन्विंस नहीं कर पाता है। अब चौथे ग्रुप में भेजा जाता है टोडरमल को, और टोडरमल चला जाता है 2 महीने के बाद ही दिसंबर 1573 में। लेकिन ये चारों ही ग्रुप जो है वो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। देखिए अब आप देखेंगे कि ये चारों ग्रुप जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से 4 ग्रुप जो है वो भेजे गए, तो आपको याद करने के लिए इनको किस तरीके से याद करना चाहिए। सबसे पहले जलाल खान, तो JMBT, इसको ऐसे याद करो आप, JMBT, ठीक है। फिर जे जाता है नवंबर में, ठीक है। फिर M जाता है J में, देखिए उल्टा हो रहा है ना, J जाता है N में, M जाता है J में, यानी जून में। फिर B जाता है O में और T जाता है D में। तो इनको इस तरीके से याद करो, NJOD JMBT, ये दोनों 72 में और ये 73 में। तो इस तरीके से इनको थोड़ा याद करना है आपको, क्योंकि ये चारों ग्रुप जो है कई बार पूछ ले जाते हैं कि किस किस को भेजा गया था, कब भेजा गया था, या उसको सॉवरेनिटी जो है वो स्वीकार करवाने के लिए क्या किया गया था। तो ये ग्रुप जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो है जलाल खान जाता है कब, N यानी नवंबर 72 में। फिर जाता है आपका मान सिंह जाता है जून 73 में। ये तीनों जो है ये 73 में जाते हैं, और ये एक जो है ये 72 में जाता है, यानी ये तो जैसे ही शासक बनता है उसी टाइम भेज देते हैं इसको, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रुप जाते हैं। When all these 4 groups of delegates remained unsuccessful in convincing Pratap, then Akbar decided to make Pratap a prisoner of war। अब देखिए ये चारों ग्रुप के डेलीगेट्स ही जो हैं, यानी जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल,
ये चारों ही क्या हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, प्रताप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। किस बात के लिए, अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए। तो अब अकबर क्या करता है, क्या सोचता है कि अब तो मैं प्रताप को क्या करूंगा, युद्ध बंदी बनाऊंगा, यानी युद्ध में हराकर कैदी बनाकर लाऊंगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर जो है क्या करना शुरू कर देता है, योजनाएं बनाना शुरू कर देता है कि किस तरीके से मैं प्रताप को अपना वार प्रिजनर बनाऊंगा। और इस योजना को वो ड्राफ्ट करता है कहाँ, अजमेर के किले में, जिसको मैगजीन का किला भी बोला जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में भी वहां पर एम्युनिशन जो है वो रखा जाता था। ठीक है, जो अब जो है म्यूजियम बना हुआ है। देखिए, when all these four groups of delegates remained unsuccessful in convincing Pratap, then Akbar decided to make Pratap a prisoner of war। कि जब चारों ग्रुप जो है, चारों डेलीगेट्स जो है, ठीक है, जलाल खान, मान सिंह, टोडरमल और भगवान दास, ये चारों ही क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उसके बाद वो उसको युद्ध बंदी बनाने का प्रयास करता है। दिस प्लान ऑफ मेकिंग हिम ए प्रिजनर वाज ड्राफ्टेड इन अजमेर फोर्ट। और इसको युद्ध बंदी बनाने की योजना जो है वो कहाँ ड्राफ्ट की जाती है, अजमेर के किले में। in which a museum exists today, and as it was a storehouse of weapons in the colonial period, it is also known as magazine। अब देखिए, यही अजमेर का किला वर्तमान में तो एक म्यूजियम बना हुआ है, अजायब घर बना हुआ है, लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में यानी अंग्रेजों के शासन काल में यहाँ पर जो है गोली बारूद, असला जो है, वेपन्स जो है वो रखे जाते थे, इसलिए इसको मैगजीन का किला भी बोला जाता है। Akbar appointed Man Singh as the chief commander of this battle and Asaf Khan was appointed as the assistant of Man Singh। अब देखिए, महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने तय कर लिया, योजना बना ली, और किसको भेज देता है, मान सिंह को अपना मुख्य सेनापति बनाकर और आसफ खान को उसका सहायक बनाकर सेना देकर भेज देता है कि जाओ और प्रताप को बंदी बनाकर ले आओ। अब देखिए, ऑन 3 अप्रैल 1576 AD मान सिंह, अब देखिए वो बात थी 1573 की, ठीक है, 3 साल सोचते सोचते निकल गए, लेकिन अकबर हमला नहीं कर पाया। अब देखिए, 3 अप्रैल 1576 में मानसिंह proceeded towards Ajmer along with a massive army, and he laid his first camp in Mandalgarh, where he stayed for 2 months, and later he laid camp in Molela village of Khamnor near नाथद्वारा। अब देखिए, 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह अपनी सेना लेकर चल पड़ता है अजमेर की तरफ। ठीक है, अजमेर से होते हुए मेवाड़ जाना था उसको, अजमेर उस समय उनका था ही, नागौर और अजमेर ये अकबर के ही थे। तो अब देखिए, ये अपने साथ एक मैसिव आर्मी लेकर चलता है और अपना पहला खेमा जो है, कैंप जो है, वो कहाँ लगाता है, मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ में वो 2 महीने तक रुकता है। बाद में अगला खेमा वो कहाँ लगाता है, कैंप कहाँ लगाता है, खमनौर के पास मोलेला गांव नाथद्वारा में आगे बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, द न्यूज ऑफ अराइवल ऑफ द रॉयल आर्मी हैड रीच्ड महाराणा प्रताप। और दूसरी तरफ इस शाही सेना की यानी मानसिंह और उसकी सेना की सूचना जो है वो किसको लग जाती है, महाराणा प्रताप को लग जाती है। महाराणा प्रताप को पता चल जाता है कि अकबर की शाही सेना जो है वो प्रताप पर हमला करने के लिए आ रही है। महाराणा प्रताप laid his camp in the narrow valley of हल्दी घाटी situated between the hills of गोगुंदा and खमनौर। और इसी वजह से महाराणा प्रताप जो है वो अपना खेमा जो है यानी सैनिक खेमा जो है वो कहाँ लगाता है, हल्दी घाटी की जो सकड़ी घाटी है उसमें लगाता है, जो गोगुंदा और खमनौर दोनों के बीच में है। एक तरफ गोगुंदा और एक तरफ खमनौर, ये जो सकड़ी घाटी है यहाँ पर अपना कैंप जो है हल्दी घाटी में कौन लगा लेता है, महाराणा प्रताप लगा लेता है। क्यों, महाराणा प्रताप के पास सैनिक जो है संख्या में कम होते हैं, मुगल आर्मी जो है संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हल्दी घाटी को अपना
कैंप बनाते हैं। और ये घाटी कैसी थी? इस घाटी में एक समय में एक ही व्यक्ति आ सकता था और उसको कंट्रोल कर सकते थे राजपूत, इसलिए इन्होंने दिमाग लगाकर यहाँ पर अपनी छावनी जो है वो बनाई। In this valley only one person could enter at a time, therefore even after having fewer soldiers in his army, this was the best place for Pratap to confront his enemy. Here Pratap's familiar soldiers could hide well behind the hills and attack the enemy. अब देखिए ये हल्दी घाटी जहां पर प्रताप ने अपना कैंप लगाया था, खेमा लगाया था, यहाँ पर एक समय में एक ही सैनिक आ सकता था और ऐसे में फ्यूअर सोल्जर्स, प्रताप के पास थोड़े से सैनिक थे, वो भी क्या कर सकते थे? सामना कर सकते थे दुश्मन का। क्यों? एक एक आते तो राजपूत भारी थे उन पर, ठीक है। और उसके बाद हल्दी घाटी की जो पहाड़ियां जो थी उनसे इसके प्रताप के सैनिक जो है पूरी तरीके से परिचित थे, जबकि मुगल सेना के सैनिक परिचित नहीं थे, तो वो छुप कर भी अच्छे से मुगलों पर वार कर सकते थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द मुगल सोल्जर्स कुड लॉस देयर वे, कुड फेस द सोल्जर्स ऑफ मेवाड़ और डाई ड्यू टू स्टारवेशन। और दूसरी बात यह भी थी कि मुगल सैनिकों को हल्दी घाटी तक पहुंचने में रास्ता ही नहीं मिलता, क्योंकि एक व्यक्ति निकलता है तो पता ही नहीं लगता किधर से गया, और उसके बाद या तो सैनिकों का सामना हो जाता मेवाड़ के, या फिर भूख से मर जाते। रास्ता मिल गया तो सैनिक मार देंगे, राजपूत मार देंगे, रास्ता नहीं मिला तो भूख से मर जाएंगे पहाड़ियों में। फाइनली द टू आर्मीज कन्फ्रंटेड ईच अदर, और अंत में ये दोनों सेनाएं जो है एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। कहाँ? उसी हल्दी घाटी में 18 जून 1576 को। अब ऐतिहासिक युद्ध कौन सा? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हो जाती है शुरू? 18 जून 1576 एडी को स्टार्ट हो जाती है। राइट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वार इन द मॉर्निंग, सुबह जब युद्ध की घोषणा होती है उसके तुरंत बाद दोनों सेनाएं आपस में भिड़ जाती हैं। The first attack of the Rajputs on the Mughal army was so intense that the Mughal soldiers ran in all directions to save themselves. अब देखिए राजपूतों का पहला हमला इतना खतरनाक था कि मुगल सैनिकों को समझ नहीं आता है कि करना क्या है, और वो अपने आप को बचाने के लिए चारों दिशाओं में दौड़ जाते हैं। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द बैटल हाकिम खान सूर्स लीडरशिप रिमेन्ड सक्सेसफुल। अब देखिए प्रताप की साइड से लड़ कौन रहा था? हाकिम खान सूर। और इस पहले हमले में, युद्ध के पहले फेज में हाकिम खान सूर जो है वो सफल हो जाता है। मुगल हिस्ट्रियंस बदायूनी खान who was present with the Mughal army also ran away from the battlefield। अब देखिए पहले क्या होता था, जब ये सैनिक लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें एक लिखने वाला राइटर जो है वो इतिहासकार जो है वो साथ रहता था, और वो युद्ध का आंखों देखा हाल जो है वो लिखा करता था। तो मुगल सेना की तरफ से बदायूनी खान था, और जब इसने राजपूतों के हमले को देखा और सैनिकों के रिएक्शन को देखा तो वहां से ये भी भाग छूटता है। लिखना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, वो भी युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाता है। मेहत्तर खान who was the in charge of reserve force of the Mughals spread rumor that Emperor Akbar is himself। अब देखिए मेहत्तर खान जो है ये मुगलों की जो रिजर्व फोर्स जो थी उसका इंचार्ज होता है, तो वो जब सैनिकों को दौड़ते हुए देखता है तो वो क्या करता है? एक अफवाह फैला देता है, रूमर जो है वो फैला देता है। क्या? वापस अपनी सेना में जोश लाने के लिए, क्योंकि सैनिक हमले से भाग जाते हैं वो तो भाग जाते हैं। तो अब इसको समझ आता है, किसको? मेहत्तर खान को, जिसके पास रिजर्व फोर्स होती है, उसका इंचार्ज होता है कि भाई रिजर्व फोर्स वो होती है जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे। तो उसको जब पता लगता है कि सैनिक तो भाग गए
तो वो एक अफवाह फैला देता है कि सम्राट अकबर जो है वो स्वयं आ रहे हैं अलोंग विद ए मैसिव आर्मी, साथ में एक बड़ी सी सेना लेकर। तो सैनिकों में एक बार फिर जोश आ जाता है कि हमारा सम्राट आ रहा है, तो अब हमें कौन हरा सकता है। Hearing the news of Akbar's assistance, the Mughal army got some strength and they again proceeded forward to confront the Rajputs. अब अकबर के असिस्टेंस की सूचना सुनकर के, अकबर के आने और सहयोग करने की सूचना सुनकर एक बार फिर से मुगल सैनिक जो हैं उनमें थोड़ा जोश आता है और वो आगे बढ़ते हैं राजपूतों का सामना करने के लिए। After being successful in the first phase of the battle, the Rajput soldiers laid their camp on a plain Rakhat Talai, situated on the banks of river Banas. अब जब पहले फेज में हल्दी घाटी में हाकिम खान सूर के नेतृत्व में जब राजपूत जीत जाते हैं, तो ये अपना अगला खेमा जो है वो कहाँ लगाते हैं? एक मैदान में लगाते हैं, यानी पहाड़ी को छोड़कर मैदान में लगा लेते हैं। मैदान का नाम है रखत तलाई, जो कहाँ है? बनास नदी के किनारे है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में घमासान लड़ाई होती है, मुगलों में और राजपूत में। इन दिस एंगेजमेंट ए फायर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन राणाज एलिफेंट्स। और अब ये युद्ध जो होता है, रखत तलाई में जो युद्ध होता है, इस एंगेजमेंट में एक घमासान युद्ध जो है वो होता है राणा के हाथियों के बीच में, महाराणा प्रताप के हाथी पूना और राम प्रसाद और मुगल सैनिकों के हाथी गजमुक्त और गजराज के बीच लड़ाई होती है। यानी अब हाथियों की आपस में लड़ाई होती है। The Mughals took control of elephant Ram Prasad and his Mahud died in the war. अब इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जो राम प्रसाद नाम का हाथी है, इसको मुगल सैनिक जो अपने कब्जे में कर लेते हैं, क्योंकि राम प्रसाद का महुत जो है वो मर जाता है युद्ध में, तो राम प्रसाद को वो कंट्रोल कर लेते हैं। एलिफेंट राम प्रसाद वाज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फॉर द मुगल्स, क्योंकि ये राम प्रसाद जो है महाराणा प्रताप का, इसका मुगलों के लिए बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि ये हाथी बड़ा पावरफुल था। एंड अकबर रीनेम्ड हिम एज पीर प्रसाद। और जैसे इन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया, तो अकबर ने इस हाथी का नाम बदल कर क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया। किससे? राम प्रसाद से। एट दिस टाइम द मुगल आर्मी सराउंडेड प्रताप फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। और अब जब राम प्रसाद कैप्चर कर लिया, तो इस समय मुगल सैनिकों ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया, यानी चारों दिशाओं से सैनिक उसके चारों ओर आ गए। झालामान ऑफ बड़ी सादरी टोर थ्रो द मुगल आर्मी प्रोसीडेड टुवर्ड्स राणा एंड रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज टेक द रॉयल सिंबल ऑफ एंड गिव इट टू मी, प्लीज गो अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड एट दिस क्रिटिकल टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ मेवाड़। अब देखिए यहाँ क्या होता है, जब महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर जाते हैं, तो उसी समय झालामान बड़ी सादरी का जो होता है वो देख लेता है, तो वो तुरंत मुगल सैनिकों को चीरता हुआ अंदर पहुंचता है और महाराणा प्रताप से रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? कि ये जो रॉयल सिंबल जिसके पास है, उसी को क्या माना जाता था? कमांडर माना जाता था। तो महाराणा प्रताप से रिक्वेस्ट करता है कि ये रॉयल सिंबल उतार कर आप मुझे दे दो और आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप की स्थिति जो है बड़ी क्रिटिकल थी, उनको काफी घाव भी लग जाते हैं। इस बीच उनका घोड़ा जो है चेतक, वो भी क्या होता है? घायल हो जाता है। तो झालामान इनसे रॉयल सिंबल उतरवा लेता है और प्रताप को जबरदस्ती वहां से भेज देता है कि मेवाड़ के फायदे के लिए आप यहाँ से चले जाओ, राजा अगर जिंदा रहेगा तो और भी बहुत कुछ कर सकता है। राणा प्रताप एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट एट विटनेसिंग द प्लाइट ऑफ वुंडेड चेतक। अब देखिए राणा प्रताप जो है वो झालामान की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि चेतक जो है वो भी घायल हो चुका है, क्योंकि चेतक के पैर में खंजर लग जाता है सामने वाले हाथी का। पहले क्या होता था? युद्ध होता था, तो युद्ध भूमि में घोड़े और हाथी जो लड़ते थे, तो घोड़े के पैरों पर या हाथी की सूंड पर चाकू बंधे हुए होते थे। तो जैसे सामने वाले हाथी की सूंड पर चाकू था, जब अकबर ने हमला किया,
महाराणा प्रताप ने हमला किया तो उस हाथी की सूंड से चेतक को घाव लग गया था। As soon as the royal symbol was exchanged, hundreds of swords attacked झालामान। और जैसे ही झालामान ने जो रॉयल सिंबल जो था महाराणा प्रताप ने जो उतारा था उसको पहना तो तुरंत ही 100 से ज्यादा तलवारें जो है वो एक साथ झालामान पर टूट पड़ती हैं। झालामान फेस्ड दीज ब्लोज ब्रेवली एंड रिसीव्ड मार्टिरडम। और यहाँ पर झालामान जो है बड़ी बहादुरी से उन तलवारों का सामना करता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप्स फेथफुल हॉर्स चेतक डाइड व्हाइल क्रॉसिंग ए स्मॉल डिच एट बलीछा। अब जैसा कि हमें पता है कि चेतक जो है उसके पैर में लगी हुई थी, पहले से घाव था, तो बलीछा में एक छोटी सी डिच को, खाई को पार करते हुए चेतक जो है वो मर जाता है, क्योंकि उसको जो घाव लगा था जिस चाकू से, उस चाकू पर जहर लगा हुआ था और तुरंत उपचार न होने के कारण जहर जो है चेतक के पूरे शरीर में फैल गया था। इस वजह से एक छोटी सी खाई को पार करते हुए ही बलीछा में चेतक मर जाता है। एट दिस प्लेस दैट इज बलीछा विलेज, और ये बलीछा गांव में उसी स्थान पर जो है क्या किया गया है, चेतक की कैनोटफ जो है, छतरी जो है वो बनाई गई है। इनफैक्ट द वार बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर वॉज नॉट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। वास्तविकता में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध जो था वो कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, धार्मिक द्वेष भावना नहीं थी, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को बराबर महत्व देता था। लेकिन यहाँ पर लड़ाई किस बात की थी, राजनीतिक लड़ाई थी, यानी सॉवरेनिटी की लड़ाई थी, क्योंकि प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, इसलिए कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी यहाँ। दिस वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉलिटिकल पावर्स। ये जो है लड़ाई दो राजनीतिक शक्तियों के बीच में थी। इट वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट द आर्मी चीफ ऑफ महाराणा प्रताप वॉज हाकिम खान सूरी वाइल द मुगल आर्मी वॉज लेड बाय राजा मान सिंह। क्योंकि हमें पता किससे लगता है कि यह कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मुगलों की तरफ से लड़ने वाला हिंदू राजा था मान सिंह और प्रताप की तरफ से लड़ने वाला जो सेनापति था हाकिम खान सूरी, ये मुस्लिम था। तो धार्मिक लड़ाई तो ये थी ही नहीं, ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इनका आपस में युद्ध हुआ, इन्होंने क्या क्या किया, ये हमने देखा कि अकबर ने क्या क्या प्रयास जो है वो किए। अब देखिए इसके बाद चेतक जो है वो मर जाता है बलीछा में, तो बलीछा में चेतक की कैनोटफ जो है वो बना दी जाती है। ठीक है, अब वहां पर बैठकर महाराणा प्रताप जो अपने जीवन में कभी नहीं रोता है, पहली बार रोता है, बहुत जोर से रोता है। तो उसका भाई शक्ति सिंह उसके पास आता है, जो आपस में पहले बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे से रूठे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर शक्ति सिंह आता है और प्रताप से बातें करता है कि वो नीले घोड़े के सवार, मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। तो ये दोनों गले लगते हैं, दोनों भाइयों का वापस प्रेम जो है, प्रेम संबंध बन जाते हैं, यानी दोनों वापस अपनी उसको माफ कर देते हैं, बीच की दूरियों को खत्म कर देते हैं। अब देखिए स्ट्रगल आफ्टर ऑफ हल्दी घाटी वार, कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या संघर्ष हुआ उसको हम पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में, आज नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध का किसी तरीके का कोई जो है रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि अकबर का मोटिव क्या था, महाराणा प्रताप को युद्धबंदी बनाना, जबकि युद्धबंदी वो उसको बना नहीं पाता है, वो उसके हाथ आता ही नहीं है, इसलिए ये कोई डिसीजिव लड़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि अकबर का जो लक्ष्य होता है, एम होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है, वो वार प्रिजनर उसको बना नहीं पाता है, मुगल सैनिक वापस लौट जाते हैं और एक बार फिर अकबर जो है अपने इलाकों पर कंट्रोल कर लेता है और उनको किसको दे देता है, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनको ग्रांट में दे देता है। बाकी स्ट्रगल आफ्टर हल्दी घाटी वार हम स्टडी करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।